वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करेंगे और इस चैनल पे एसएससी जीडी की भी क्लासेस चलती है, आप उसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ए उत्तराखंड, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है ओडिशा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और कुछ बातें। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह भारत का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह 2750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मयूरभंज हाथी अभयारण्य का हिस्सा है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान इन खासियतों के लिए जाना जाता है। यहाँ बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, गौर और चौसिंघा जैसे जानवर पाए जाते हैं। यहाँ लाल रेशमी कपास के पेड़ों की बहुतायत है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा। यह देश के सबसे प्रसिद्ध वन अभयारण्यों में से एक है। यहाँ शानदार घास के मैदान और लुभावने झरने हैं। यह संरक्षित क्षेत्र 2009 से यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का हिस्सा है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान तक पहुँचने के लिए बारिपदा शहर से जाया जा सकता है। बारिपदा शहर अभयारण्य से लगभग 108 किलोमीटर दूर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? Which article of the Indian Constitution deals with protection of life and personal liberty? A. अनुच्छेद 19, B. अनुच्छेद 21, C. अनुच्छेद 20, D. अनुच्छेद 22। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के बारे में और कुछ बातें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। यह अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत। यह एक मौलिक अधिकार है जो हर नागरिक, व्यक्ति और विदेशी को सुलभ है। इसे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक माना जाता है। समय के साथ अनुच्छेद 21 को बदला गया है और इसके अनुप्रयोग ने भारत में किसी व्यक्ति के अधिकार की रक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित अधिकारों की रक्षा करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य के प्रोडक्ट सुंदरबन शहद को जीआई टैग मिला? विच स्टेट्स प्रोडक्ट सुंदरबन हनी गॉट जीएल टैग? ए. गुजरात, बी. पश्चिम बंगाल, सी. महाराष्ट्र, डी. उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। सुंदरबन शहद के बारे में और कुछ बातें। सुंदरबन शहद को पश्चिम बंगाल राज्य से मिला है। सुंदरबन शहद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिलने की वजह है। सुंदरबन शहद के अद्वितीय गुण। इसके भौगोलिक मूल, शहद संग्रहकर्ताओं द्वारा पारंपरिक विधि से शहद इकट्ठा करना, सुंदरबन के विशिष्ट पौधों और फूलों से मिलने वाला शहद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? What is the ancient name of Vyas River? A. Vipasha, B. Askini, C. Vitast, D. Purusni। इसका सही जवाब है विपाशा। व्यास नदी का प्राचीन नाम अर्जिकिया या विपाशा था। इस नदी के बारे में कुछ और बातें। व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के रोहतांग पास के व्यासकुंड से होता है। यह नदी कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा से होकर बहती है। व्यास नदी को वेदों में अर्जिकुजा, संस्कृत में बिपाशा और प्राचीन यूनानी में हाइपैसिस के नाम से जाना जाता था। व्यास नदी के नाम पर ही पंजाब के ब्यास शहर का नाम रखा गया है। व्यास नदी रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, ट्रेकिंग, साइकिलिंग और घुड़सवारी जैसी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। किंवदंतियों के मुताबिक वेदव्यास इस नदी के नाम स्रोत है। कहा जाता है कि उन्होंने इसे इसके स्रोत झील ब्यासकुंड से बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 281 एंड बियॉन्ड किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है? 281 एंड बियॉन्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच लेजेंडरी क्रिकेटर? ए. कपिल देव, बी. वीवीएस लक्ष्मण, सी. सौरव गांगुली, डी. अजिंक्य रहाणे। इसका सही जवाब है वीवीएस लक्ष्मण। 281 एंड बियॉन्ड के बारे में और कुछ बातें। 281 एंड बियॉन्ड पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। इस किताब का सहलेखन खेल पत्रकार आर कौशिक ने किया है। वेस्टलैंड स्पोर्ट ने साल 2018 में इसे प्रकाशित किया था। इस किताब में लक्ष्मण के क्रिकेट करियर,
निजी जिंदगी और मैदान के अंदर बाहर की चुनौतियों के बारे में बताया गया है। किताब का नाम साल 2001 में ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लक्ष्मण की 281 रनों की पारी से प्रेरित है। यह पारी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी वापसियों में से एक है। लक्ष्मण ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से ही अपनी आत्मकथा लिखना चाहते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। असिकनी, जो सप्तसिंधु का एक हिस्सा थी, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? आसिकनी, which was a part of Sapta Sindhu, is the present-day name of which of the following rivers? A. Jhelum, B. Byas, C. Chenab, D. Ravi। इसका सही जवाब है चिनाब। अस्किनी नदी के बारे में और कुछ बातें। अस्किनी, जो सप्तसिंधु का एक हिस्सा थी, वर्तमान समय में चिनाब नदी का नाम है। ऋग्वैदिक काल में चेनाब नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। चिनाब नदी पंजाब क्षेत्र की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। यह भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। इसका निर्माण 2 प्रमुख जलधाराओं चंद्रा और भागा के संगम से हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ए. अफगानिस्तान, बी. पाकिस्तान, सी. संयुक्त अरब अमीरात, डी. बांग्लादेश। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के बारे में और कुछ बातें। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान है। इस स्टेडियम का स्वामित्व पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। यह स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दोनों प्रारूपों टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने पंथी लोक नृत्य पैन फोक डांस के लिए पद्मश्री 2021 प्राप्त किया? Who among the following received Padma Shri 2021 for Panthi folk dance? A. Bhuri Bai, B. Gulfam Ahmad, C. Jagdish Chaudhary, D. राधे श्याम बारले। इसका सही जवाब है राधे श्याम बारले। पंथी लोक नृत्य के बारे में और कुछ बातें। राधे श्याम बारले को पंथी लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए साल 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राधे श्याम बारले ने प्रदर्शन और कार्यशालाओं के जरिए इस पारंपरिक नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने और संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक अहम लोक नृत्य है। यह नृत्य सतनामी समुदाय की आध्यात्मिक मान्यताओं और सामाजिक संदेशों को व्यक्त करता है। इस नृत्य में नर्तक गुरु की महिमा और उनके उपदेशों का बखान करते हैं। गुरु घासीदास के उपदेश इस नृत्य के जरिए लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ड्यूरिंग हुज रेन वर द चैरियट्स ऑफ महाबलीपुरम बिल्ट? ए. पालों के, बी. चोलों के, सी. राष्ट्रकूटों के, डी. पल्लवों के। इसका सही जवाब है पल्लवों के। महाबलीपुरम के बारे में और कुछ बातें। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम और नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में करवाया था। महाबलीपुरम के पंच रथों को पांडव रथ भी कहा जाता है। इनका निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। महाबलीपुरम का शोर मंदिर 8वीं शताब्दी में नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय को राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है। महाबलीपुरम के गणेश रथ का निर्माण 7वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। इसका श्रेय परमेश्वरवर्मन प्रथम को दिया जाता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों की सुंदरता पूर्ववर्ती पल्लव शासकों की कलात्मक रुचि को दर्शाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच खेली जाती है। द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इज प्लेड बिटवीन ए. भारत और ऑस्ट्रेलिया, बी. भारत और न्यूजीलैंड, सी. भारत और पाकिस्तान, डी. भारत और इंग्लैंड। इसका सही जवाब है भारत और ऑस्ट्रेलिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में और कुछ बातें। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली टेस्ट क्रिकेट मैचों की सीरीज है। इसका नाम पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलन बॉर्डर और भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। इसकी शुरुआत साल 1996 में हुई थी। अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 16 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा चुकी है। इन 16 सीरीज में भारत ने 10 बार और ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार जीत दर्ज की है। एक सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई थी। लगातार पिछली 4 सीरीज में भारत जीत दर्ज करता आ रहा है।
मार्च 2023 तक भारत ने 2023 श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर ट्रॉफी बरकरार रखी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रिकेट पिच की मानक लंबाई कितनी होती है? What is the standard length of a cricket pitch? A 24 गज, B 22 गज, C 20 गज, D 18 गज। इसका सही जवाब है 22 गज। क्रिकेट के बारे में और कुछ बातें। क्रिकेट की पिच की मानक लंबाई 22 यार्ड यानी 20.12 मीटर होती है। वहीं इसकी चौड़ाई 10 फुट यानी 3.04 मीटर होती है। दो विकेटों के बीच की दूरी भी आमतौर पर 20.12 मीटर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? इन विच सिटी इज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? ए मैसूर, बी मदुरई, सी हबिडू, डी वेहोले। इसका सही जवाब है मदुरई। मीनाक्षी मंदिर के बारे में और कुछ बातें। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई शहर में है। मीनाक्षी मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर और मीनाक्षी अम्मन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में बंबई में कताई मिल के रूप में पहली कपास मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एज अ स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे? ए 1852, बी 1853, सी 1854, डी 1851। इसका सही जवाब है 1854। कपास मिल के बारे में और कुछ बातें। भारत में बंबई में पहली कपास मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 7 जुलाई 1854 को स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना कावसजी नानाभाई डावर ने की थी। यह मिल ताड़देव में स्थापित की गई थी। सर विलियम फेयरबेयर ने इस कंपनी को डिज़ाइन किया था और साल 1856 में यहाँ उत्पादन शुरू हुआ था। भारत में कपास आधारित कपड़ा उद्योग कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में पहली सूती मिल कोलकाता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में साल 1818 में स्थापित की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? Where did Buddha give his first religious message? A. राजगृह, B. पाटलिपुत्र, C. गया, D. सारनाथ। इसका सही जवाब है सारनाथ। भगवान गौतम बुद्ध के बारे में और कुछ बातें। भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास बसे सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 भिक्षुओं को दिया था। इनके नाम थे अग्रण्य, वत्सक, कंठक, कश्यप और मगध। इस उपदेश में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षाएं दी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस लोक नृत्य की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई है? Which of the following folk dances originated in Maharashtra? A. लावणी, B. बिहू, C. डांडिया, D. गरबा। इसका सही जवाब है लावणी। लावणी के बारे में और कुछ बातें। लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का मिश्रण है जो ढोलकी की थाप पर किया जाता है। लावणी की खासियत इसकी शक्तिशाली लय है। लावणी ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में अहम योगदान दिया है। महाराष्ट्र के कुछ और लोक नृत्य वाघ्य मुरली, कोली, तमाशा, लेजीम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। म्यांमार की मुद्रा को क्या कहा जाता है? What is the currency of Myanmar called? A. म्यांमार क्यात, B. अनमिनबी, C. दीनार, D. शेकेल। इसका सही जवाब है म्यांमार क्यात। म्यांमार की मुद्रा के बारे में और कुछ बातें। म्यांमार की मुद्रा का नाम म्यांमार क्यात है। इसे MMK से दर्शाया जाता है। म्यांमार क्यात को के अक्षर से भी दर्शाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है? Which of the following mountain peaks is located in the Karakoram range? A. त्रिशूल, B. नंदा देवी, C. केदो, D. कामेट पर्वत। इसका सही जवाब है केदो। केटू पर्वत चोटी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। केटू को माउंट गॉडविन ऑस्टेन के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर 28,251 फुट है। यह पाकिस्तान अधिकृत गिलगित-बल्तिस्तान क्षेत्र और चीन के शिनजांग प्रदेश की सीमा पर स्थित है। केटू को सैवेज पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत मुश्किल चोटी है और यहाँ पर्वतारोहियों की मौत का खतरा ज्यादा होता है। काराकोरम पर्वतमाला से जुड़ी कुछ और बातें।
काराकोरम पर्वतमाला एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह पर्वतमाला भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाओं तक फैली हुई है। पुराणों में काराकोरम पर्वतमाला को कृष्णगिरी, काला पहाड़ के नाम से जाना जाता था। काराकोरम पर्वतमाला ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियरों का घर है। काराकोरम पर्वतमाला से जुड़े कुछ दर्रे हैं, जैसे कि दंदला दर्रा और खुंजराब दर्रा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।